बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से एक ताज़ा तरीन खबर आई है। खबर क्या है जी, एक ऑडियो लीक हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियो है और वो पिछले 5 साल यानी कि नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत और फिर किस तरीके से मीडिया पर्सन्स को काबू किया जाता था, एंकर्स को, प्रोग्राम्स को और पूरे मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाता था। मरियम सफदर साहिबा उनकी है और परवेज़ रशीद साहब की है। बड़े ही इंकशाफात हैं, बड़ी ज़बरदस्त है, वो सुनने के काबिल है और वो इंशाल्लाह आपको सुनवाते हैं कि उसमें क्या क्या कह रहे हैं वो। पहले तो ये बता दूं कि ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल का जो कंपटीशन है ये शुरू भी खुद ही शरीफ फैमिली ने किया, मरियम सफदर साहिबा ने किया और मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया और पहल भी उन्होंने की। और अब मेरा ख्याल है कि इतना मटेरियल आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है और इतना स्टॉक पड़ा है कि सिलेक्शन करने में भी काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। तो खैर पहले मैं आपको बताता हूँ मज़ीद क्या क्या पड़ा है, वो भी आपको बताता हूँ। एक गुफ्तगू है परवेज़ रशीद साहब की और मरियम सफदर साहिबा की। उसमें सहाफ़ियों को भौंकने वाले कुत्ते कहा जा रहा है, भौंकने वाले कुत्ते कहा जा रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज हैं परवेज़ रशीद साहब के, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे मुस्लिम लीग नवाज़ गवर्नमेंट के और बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, बल्कि उनका थिंक टैंक, उनका दिमाग जो है वो समझा जाता है मुस्लिम लीग नवाज़ का और शरीफ फैमिली का। और बहुत ज़्यादा क्या क्या कहना चाहिए कि उनका असर है। और मरियम सफदर साहिबा उनको अंकल कहती हैं और वो ज़ाहिर है बच्चों वाला प्यार है और नवाज शरीफ साहब के ज़माने से चले आ रहे हैं। तो परवेज़ रशीद साहब अभी तक डटे हुए हैं और कम बोलते हैं लेकिन बहुत ही जहर आलूद। तो गुफ्तगू हो रही है। पहले तो उस गुफ्तगू में क्या हो रहा है, एक तो जी अज़रबैजान से कुछ तोहफ़े आए हैं और अज़रबैजान से 2 तोहफ़े आए हैं, उनको पैक किया है किसी खातून कायनात ने और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 बास्केट्स जो हैं, जो 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे कहना चाहिए, ज़ाहिर गिफ्ट पैक थे, कोई गिफ्ट पैक किया होगा अज़रबैजान से आए हों, तो ये आपने पहुंचाने हैं जनाब मोहतरम नुसरत जावेद साहब, इंतहाई सीनियर आदमी हैं, और दूसरा राना जवाद साहब को भिजवाने हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं राना जवाद साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं और आजकल डायरेक्टर न्यूज़ हैं जियो ग्रुप के। जियो में इस्लामाबाद बेस्ड करते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। मैं आपको उनसे मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। नुसरत जावेद से एहतराम वाला ताल्लुक़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको आके ये वजाहत कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की गुफ्तगू है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा। तो खैर 2 तोहफ़े पहुँचाए गए हैं। उसके बाद बात होती है जी हसन निसार साहब की। वो कहते हैं जी हसन निसार साहब इंतहाई सीनियर हैं, उनका एक स्टाइल है जी अपना गुफ्तगू करने का, सब कुछ करने का, उनको भुगतना चाहिए। तो वो उनके बारे में कहते हैं जी पहले तो एक हसन निसार था और वही हमारा जो है उसने सत्यानाश किया हुआ था, बहुत ही लूज टॉक करता है, बहुत ही ये करता है, बहुत ही वो करता है, जमा का सीगा। तो अब एक और आ गया है और वो है अरशाद भट्टी। ये अब मरियम सफदर साहबा ने ऐड किया है। परवेज़ रशीद साहब हसन निसार की शिकायत लगा रहे हैं कि आपने जब बात करनी है, गालिबन मीर साहिबान में से किसी से उन्होंने बात करनी होगी और रिपोर्ट पेश की थी परवेज़ रशीद साहब ने कि ये रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंगली ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो आपने मीर साहब से करने हैं। तो वो कह रही हैं मरियम सफदर साहबा बिल्कुल जी मैं करूँगी। अब हसन निसार साहब के बाद जब हसन निसार साहब की शिकायत लगाई जाती है परवेज़ रशीद साहब की तरफ से, तो उसके जवाब में मरियम सफदर साहबा कहती हैं कि आजकल उन्होंने एक और भी वहाँ पे ऐड कर दिया है, अरशाद भट्टी, वो भी उसके बारे में भी फिर मुग़ल्लिज़ात आती हैं और उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। तो अरशाद भट्टी साहब का हो गया जी। उसके बाद अगला निशाना है, अच्छा अरशाद भट्टी साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमारा, बहुत ही प्यारा ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और इकट्ठे हम प्रोग्राम्स में भी कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत क्या कहना चाहिए, एक
तरक्की करते हुए आए हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत अच्छे प्यारे हैं। तो बहरहाल आजकल वो इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं, उन दिनों पे वो उधर तनकीद कर रहे थे सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है। तो अरशाद भट्टी साहब का मामला उठाया गया जी कि वो भी सही नहीं किया इन्होंने ऐड करके। तो क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र, वो कहते हैं हमारा तो नुक्ता नज़र आता ही नहीं, तो आपने ये मीर साहब से बात ज़रूर करनी है। उसके बाद अगला आता है जी मज़हर अब्बास साहब। मज़े की बात है, ये सारे मज़हर अब्बास साहब ये मेरे बॉस रहे हैं जी ARY में हमने इकट्ठे काम किया है और अच्छी फैमिली है। मज़हर अब्बास साहब सारे 3 भाई जर्नलिज़म में हैं, एक भाई अतर अब्बास साहब DGI SPR के तौर पे रिटायर हुए हैं और उसके बाद एम्बेसडर बने। तो मज़हर अब्बास साहब भी उनको पसंद नहीं है, वो कहते हैं ये तंज बहुत करते हैं और इनका टिल्ट जो है वो हमारी तरफ नहीं है, और ये टिल्ट भी इनका हमारी तरफ नहीं है, तंज करते हैं और इनको भी, इनके बारे में भी आपने बात करनी है मीर साहब से। उसके बाद आते हैं जी सत्तार बाबर साहब, ऑनरेबल जज हैं इस वक्त, और उनसे भी जब वो जज नहीं थे उनसे सलाम दुआ थी, अच्छी गपशप कभी कभार मिलना हो जाता था, तो हेलो हाय हो जाती थी किसी फंक्शन में या वैसे भी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जस्टिस के ओहदे पर विराजमान है, उसके बाद से कोई रब्ता नहीं है, लेकिन नाइस हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, साफ़ सुथरी गुफ्तगू करते हैं, साफ़ सुथरा लिखते हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि सत्तार बाबर साहब भी हमारे हक़ में नहीं हैं, और वो भी जनरली जो गुफ्तगू करते हैं तो वो मरीम सफदर साहबा कह रही हैं वो हमारे हक़ में नहीं है, नुक्ता नज़र को, हमारे नुक्ता नज़र को नहीं देखते, तो लिहाजा। लेकिन परवेज़ रशीद साहब कहते हैं सत्तार बाबर साहब के बारे में, चलें कम से कम वो मुग़ल्लिज़ात तो नहीं ना करते जिस तरीके से बाकी भौंकते हैं, उनका अल्फाज था कि जैसे बाकी भौंकते हैं इस तरह वो, उनका फ़र्क नहीं है। तो सत्तार बाबर साहब मुबारक हो उनको कि कम से कम वो इस क़ज़िये से बचे और उनके बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। मरीम सफदर साहबा को पसंद नहीं है, परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं नहीं, वो गुफ्तगू कम से कम महज़ब अंदाज में करते हैं, इसलिए उनको उन्होंने बचा लिया। उसके बाद आते हैं जी कि वो कहते हैं हमारे नुक्ता नज़र को वहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा। और फिर नियाज़ी साहब की बारी आती है। नियाज़ी साहब जो हैं वो इतना करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के कज़न हैं, और वो इतना बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ और इनके हक़ में, लेकिन तो उनका यहाँ से मसला पैदा हो, उनको हटा दिया गया। तो उनको रिपोर्ट दी जा रही है मरीम सफदर साहबा को कि नियाज़ी साहब को हटा दिया है, उनका कॉलम भी बंद कर दिया है, तो आपने ये बात भी करनी है कि भाई हमारा फिर पॉइंट ऑफ व्यू किधर क्या है। तो मरीम सफदर साहबा कहती हैं कि नहीं, पहले तो मैं पूछूंगी कि उनको हटाया क्यों है, क्या वजह है कि क्यों हटाया गया है। यानी उनका ख्याल था कि मीर साहब बताएंगे कि भाई मुझे तो प्रेशर था किसी का, इसलिए फिर उसके बाद उधर से अगली किस्त शुरू करेंगे। तो बहरहाल वो कहते हैं जी ये बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान पे जो चेक है वो ख़त्म हो गया है, और इमरान खान पे ये हम तो चेक रखते थे इन लोगों के ज़रिए, वो चेक ख़त्म होता जा रहा है और इमरान खान को कहने वाला कुछ नहीं है, और अब सारे के सारे जो हैं वो भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए हैं और वो काम करते हैं और ये सारा काम वो कर रहे हैं। उसके बाद गुफ्तगू होती है जी कि 2 बास्केट्स आई हैं और वो कायनात ने पैक की हैं, अज़रबैजान से अबू लाए थे, और नुसरत जावेद साहब और राना जवाद साहब, इनको आपने वो भिजवानी है। अब एक बात तो होता है कि जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग, माल इधर से उधर, उधर से उधर, इसका माल उधर, इसका माल उधर, यानी जेब से कुछ नहीं निकालना और वहाँ से लेके मुझे खुश कर दिया, मुझसे लेके किसी और को खुश कर दिया, तो ये है। तो कहना चाहिए कि गिफ्ट लॉन्ड्रिंग भी होती है, यूँ कह लें आप, गिफ्ट लॉन्ड्रिंग करते हैं। यानी डब्बे आए हैं तो चलो जी रीपैक करो, और डब्बों को रीपैक करके एक फ़लाँ को भिजवा दें, एक साबर शाकर को, एक फ़लाँ को, एक चौधरी साहब को भिजवा दें, चले अपने नाम ही ले लेते हैं, किसी और के नाम ही लेते हैं, तो इनको भिजवा दें। तो ये सूरत हाल है। अब ये है मामलात कि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि पिछले 3.5 सालों में
یہ جب سے آئی ہے موجودہ گورنمنٹ ایک ادھم مچایا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 3.5 سال سے ادھم کس چیز کا مچایا ہوا ہے کہ جناب یہاں پہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا کو دباؤ میں رکھا جا رہا ہے، میڈیا کو یہ کیا جا رہا ہے، اور سارے کے سارے اشارے کس طرف جاتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جلد سے جلوس بھی ہوتے رہتے ہیں، اور آج کل کوئی ایک کارٹل پکڑا گیا ہے، اور اس کارٹل کو بچانے کے لیے بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے بظاہر اور اندرون خانہ اور بیک ڈور چینل کے ذریعے اور پریشر پہ لانے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے صورتحال۔ اس کے بعد یہ اگلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں ندیم ملک صاحب کا ذکر ہے، اور ندیم ملک صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں کام کرتے اور سما کے اشتہارات بند کر دیے جائیں۔ اس کے بعد پھر ARY کے بارے میں کہ ARY کے اشتہارات بند کر دیے جائیں، ان کو بالکل اشتہار نہیں دینا، اور یہ بھی ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں رکھا ہوا تھا۔ ایک ویڈیو آئی، پھر دوسری ویڈیو آئی، دونوں ویڈیوز میں یہ اسی طرح کے باتیں ہو رہی ہیں کہ قابو کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور آواز کیسے دبانی ہے، ٹی وی کیسے بند کروانا ہے۔ ہمیں ان کے دور میں اتنی تعداد میں ہمیں نوٹسز آئے اور ہمیں عدلیہ نے بچایا، اعلیٰ عدالتوں سے ہم بچے ہیں، ورنہ تو ARY کو اس وقت تالے لگے ہوتے اور ہم سب جیل میں ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو یہ تھا ان کا پلان، ان کی یہ پلاننگ ہوتی تھی۔ اب اچھا پھر یہ ہے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل یہ آڈیو ویڈیوز ہماری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی جینون ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں جوڑے ہوئے، یعنی کہ ایک ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، تیسرا ٹوٹا، ٹوٹے جوڑ کے نہیں بنائی، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بنائی ہے، اور اس کے مطابق یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ ابھی سٹاک بہت ہے۔ ابھی زبیر صاحب ہیں، مریم صفدر صاحبہ کے ترجمان ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں، انہوں نے بھی ایک کیا کہنا چاہیے انکشاف بھی کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ جی بالکل ہم ARY کو اشتہار نہیں دیتے تھے، ARY ہمارا نقطہ نظر نہیں بیان کرتا تھا، ARY ہمارے خلاف تھا، اور کیونکہ ہم وہیں پہ تھے۔ تو خیر یہ باتیں بتائیں گے ہم آپ کو، کسی دن بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم سے رابطے کیے جاتے تھے اور کس طریقے سے ہم الحمدللہ انکار کرتے تھے۔ یہ ساری گفتگو کسی دن میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ سارے میرے علم میں ہیں ساری چیزیں، اور جب ہم ان کی پیشکشیں قبول نہیں کرتے تھے تو اس کے بعد پھر گلا کیسے دبایا جاتا تھا، مروڑا کیسے جاتا تھا، جینا کیسے حرام کیا جاتا تھا، یہ پوری ایک داستان ہے۔ تو آصف سعید کھوسہ صاحب، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، اور جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس گلزار احمد صاحب، یہ سب بھی بہت یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، جسٹس اعجاز افضل ہوں، جسٹس عظمت سعید شیخ ہوں، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کہہ رہا ہوں، گلزار احمد صاحب ہو گئے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، یہ واقعتاً انہوں نے ایک بہت ہمت والا کام کیا ہے، پاناما کیس سن کے، اور GIT کے ارکان، ہمت والا کام کیا ہے، ورنہ تو انہوں نے 5-7 ارب روپے سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، آپ بس تجوری کے منہ کھول لیں، سب قابل فروخت ہیں، سب یہ برائے فروخت ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ اب اس پہ بھی تردید نہیں کریں گے یقیناً، کیونکہ یہ اتنی جینون ہے کہ پاسبل نہیں ہے اس کا تردید کرنا۔ تو میں نے یہی بتانا تھا، تو باقی انشاءاللہ آپ سن لیں پھر ویڈیو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔